नमस्कार, डीजी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम इफ्स एंड बट्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ अभिभाषक अनिल त्रिवेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत नमस्ते। है। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8(4) को संशोधित करते हुए ये व्यवस्था दी है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ कोई मुकदमा में फैसला आता है और न्यूनतम 2 साल की सजा उसे मिलती है तो वो तत्काल सांसद या विधायक के पद से अयोग्य करार दिया जाएगा। आज इस फैसले के आते ही देश भर में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस फैसले का अध्ययन कर रही है और उन्होंने पहली प्रतिक्रिया अपनी ये दी है कि इस फैसले पर पुनर्विचार होना चाहिए। आज हम इसी मुद्दे पर अनिल त्रिवेदी जी से बात करेंगे। सर, ये जो फैसला आया है इस पर आपकी पहली रिएक्शन क्या है? देखिए, कानून की कोई भी व्याख्या हो या बदलाव की जो आकांक्षा इस फैसले में दिखाई देती है उससे असहमत नहीं हुआ जा सकता। उसका स्वागत आम जनता तो कर रही है, पर हमारा जो समूचा राजनीतिक तंत्र, खास करके सत्ता की राजनीति का तंत्र है, वो इस फैसले से चौंका है। आज़ादी के बाद निरंतर हमारे राजनीतिक परिदृश्य में जो गिरावट का दौर आया है और विचारहीनता की स्थिति आई है, उससे आज के ज़माने में हमको लगता है कि गली मोहल्ले से लेके पार्लियामेंट तक ऐसे लोग छाने लगे हैं जिनके पास कोई विचार नहीं है। पूरी की पूरी संसद या पूरी की पूरी विधानसभा विचारहीन या अपराधी लोगों से भरी हुई है, ऐसा मैं नहीं मानता, ऐसा कोई भी नहीं मानता। और यदि कोई ऐसा कहता है तो वो गलत बात है। पर जो परिदृश्य राजनीति को लेके उभरा है पूरे देश में कि राजनीति में अपराधी तत्व हावी हो गए, ये धीरे धीरे हुआ है। पिछले 25, 30, 40 सालों में ये चीज़ आई है और आज स्थिति ये हो गई कि राजनेता के प्रति कोई श्रद्धा का भाव बचा नहीं है। तो इस फैसले से देश 2 भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। एक जनता में खुशी की लहर है कि जो ताकतवर राजनीतिक लोग हैं जिनको हम हटा नहीं सकते, वो इस फैसले से हट जाएंगे, ऐसा भाव जनता के मन में उभर के आया इस फैसले से। और जो सत्ता की राजनीति में जो लोग हैं उनको ये लगता है कि उनके हकों के ऊपर कुठाराबात हुआ है। तो वो दोनों दृश्य हमको कल शाम को भी टेलीविज़न की बहस में विभिन्न राजनीतिक दल के जो प्रवक्ता थे उनके व्याख्यानों से हमको देखने को मिला। किसी ने भी स्पष्ट नहीं कहा, सब यही कह रहे हैं कि अभी हमने फैसला देखा नहीं है, फैसले का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम स्टैंड बताएंगे। ये बड़े जिम्मेदार राजनीतिक दलों द्वारा, उनके प्रवक्ताओं द्वारा ऐसा कहा जाना भी अपने आप में विचारहीनता का ही द्योतक है, उसी का परिचायक है। निश्चित तौर पर इस समय जो विभिन्न विधानसभा है राज्यों की और लोकसभा है, उसमें हम आंकड़े देखते हैं तो एक लंबी फहरिस्त है आपराधिक मुकदमे दर्ज या अपराधी प्रवृत्ति के सांसद विधायकों की। अब विधानसभा चुनाव होना है, लोकसभा चुनाव सन्निकट आ रहे हैं। निश्चित तौर पर राजनीतिक दल चाहेंगे कि इन वक्त पर उन्हें एक बड़ी संख्या से हाथ न धोना पड़े, क्योंकि अब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग न लड़ पाएंगे और न टिक पाएंगे। तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ा सदमा, झटका लगा है राजनीतिक दलों को। देखिए, जैसे केदारनाथ में ग्लेशियर पिघला और बर्फ पिघलने से जो पानी का प्रवाह आया, ऐसे ही भारतीय राजनीति में आपराधिक चरित्र के राजनेताओं का प्रवाह आया हुआ है। तो लोगों को तो मजा आ रहा है कि उस प्रवाह को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कही जी। पर उस प्रवाह से प्रवाहित होने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। 25-30 सालों से भारत की राजनीति का जो चेहरा है उसमें आंदोलनों से निकल के नेतृत्व नहीं आ रहा है। आर्थिक मैनिपुलेशन से या जमीनों के भाव बढ़ने से या कॉरपोरेट इकोनॉमी के आने से एक नए किस्म का महानगरीय या सत्ता को ऑपरेट करने वाला नेतृत्व हर पार्टी के अंदर छाया है। वो किसी को नहीं मानते, वो अपनी पार्टी के सीनियर मोस्ट आदमी का अपमान करने से भी नहीं चूकते और केवल विकास 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 इसी की बात करते हैं। मधुलिम, जॉर्ज फर्नांडिस, राजनारायण, कर्पूरी ठाकुर, दीनदयाल उपाध्याय और बहुत सारे संघर्षशील नेताओं का, साम्यवादी, समाजवादी और धाराओं के न था। तो उसमें जो प्रकरण लगते थे वो आंदोलन के होते थे, प्रदर्शन के होते थे,
जनता के बुनियादी अधिकारों को पाने के लिए जो राजनेता संघर्ष करता था उसके प्रकरण थे। तो उन लोगों को हम अपराधी नहीं कह सकते थे, और भारत का जनमानस भी उन लोगों को अपराधी नहीं मानता था, बल्कि उनके पीछे लामबंद होता था। और जेल जाना, आंदोलन करके जेल जाना एक राजनीति का में आगे बढ़ने का या विचार को आगे बढ़ाने का, एक हलचल मचाने का मुद्दा माना जाता था। आज जो राजनेता जेल जा रहे हैं वो आर्थिक अपराधों में जा रहे हैं, आर्थिक मैनिपुलेशन में जा रहे हैं, घोटालों में जा रहे हैं, तो उनके साथ देश नहीं खड़ा है, उनके साथ पार्टी भी नहीं खड़ी होती। 10-10 साल तक किसी पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे पदों पे रहने वाले सीनियर मोस्ट लोगों से भी पार्टी एकदम दूध में मक्खी की तरह व्यवहार करने लगी है। तो सीधा सीधा खेल जो राजनीति का इस समय देश में चल रहा है वो सार्वजनिक धन की लूट का चल रहा है। इसलिए लोग खुश हैं कि अपराधियों पे बल्कि वो राजनेताओं को अपराधियों की तरह देखने लगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर। लेकिन एक खतरा ये भी सामने आया कि जैसे अभी आपने कहा कि 60-70 के दशक में जो लोग आंदोलन करते थे जेल जाना गौरव समझते थे, लेकिन इस समय दो स्थिति नजर आ रही है। कई विधायक सांसदों पर राजनीतिक या जनहित के मुद्दों में केस लगते हैं, उसमें उन्हें सजा हो जाती है, तो क्या उन्हें भी अपनी विधायिका से हाथ धोना पड़ेगा? भारत के जितने भी निर्वाचन के कानून हैं, जैसे पंचायत राज का अधिनियम जनप्रतिनिधियों का है, या नगर पालिका नगर निगम का है, या सांसद विधायकों का है, इसमें अभी तक ये था जो जनप्रतिनिधि कानून का धारा 8(3) और 8(4) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित कर दिया है कि ये पक्षपातपूर्ण है, और ये अधिकार नहीं है कि आपको सजा होने के बाद भी आप अपने पद पे बने रहे। इससे पहले 8(3) का प्रोटेक्शन मिलने से, धारा 8(3) का प्रोटेक्शन मिलने से ये होता था कि यदि आपके खिलाफ कोई फैसला हो गया है तो आपको अपील का पीरियड मिलता था 3 महीने का, और यदि उच्च न्यायालय से आपने उसके ऊपर सस्पेंशन ले लिया, उस फैसले को निलंबित करा लिया, तो वो आपके पद पे बने रखने की अयोग्यता नहीं मानी जाती थी। पंचायत राज विधान में ये है कि हीनियस क्राइम जैसे बलात्कार का मुकदमा है, डकैती का है, या हत्या का है, या ऐसे जो अपराध है गंभीर, उसका यदि चार्ज भी लगता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सरपंच पे या पंच पे, तो वो तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया हो जाता है। उसमें भी एक प्रक्रिया है कि इस बात की जानकारी जब कमिश्नर या कलेक्टर के पास पहुंचती है कि ये चालान पुटअप हो गया, तब ही वो चीज हो पाती थी उसमें। और इस फैसले में भिन्नता ये उभर के आई है कि अब सजा होते ही ऑटोमेटिक बिना किसी प्रक्रिया के आपकी सदस्यता खत्म समाप्त हो जाएगी। और ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं है, ये आज के बाद होगा। अब यदि सजा होगी तो आपका पद जाएगा। पूर्व में जितने मुकदमे चल रहे हैं उनका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सजा होने पर ही आप खत्म, सर्वोच्च न्यायालय से अंतिम सजा हो जाएगी, तब ही आपकी। पर यह भी हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को लेके भारत की संसद इसके परिणामों के ऊपर विचार विनिमय करके ये अधिकार तो वो रखती है कि वो चाहे तो एक नया कानून बनाए। ऐसा हिंदुस्तान की राजनीति में हिंदुस्तान की संसद और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बीच में कई उदाहरण हमारे सामने पूर्व में आए हैं, तो उस संभावना को भी खारिज नहीं किया जा सकता। टकराव की स्थिति देखते हैं आप? मैं इसको टकराव नहीं मानता, मैं इसको लोकतंत्र की बहस मानता हूँ कि दो फोरम कोई काम कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली भिन्न है, उनका देखने का तरीका एक है, पर हमारा संविधान एक है। संविधान की व्याख्या करके उसके द्वारा संसद के द्वारा बनाए हुए कानूनों की मीमांसा करना, यही तो सर्वोच्च न्यायालय का काम है। उसका काम ही ये है कि वो कानून जो है वो संविधान सम्मत है, पर ये स्वमोटो नहीं करती, स्वप्रेरणा से सर्वोच्च न्यायालय ये काम नहीं करता। भारत का कोई न कोई नागरिक किसी कानून को चुनौती देता है, उसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देता है। तो ये एक नया सवाल है जो भारत के एक नागरिक ने उठाया, जिसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने फिर इस पे बहुत बहस होनी चाहिए, तीखी होनी चाहिए। क्या इसमें अभी भी कोई नई अपील की या सुधार की गुंजाइश हो सकती है कानूनी रूप से?
कि कोई नहीं, सरकार चाहे तो इस फैसले का रिव्यू करने के लिए आवेदन लगा सकते हैं, एक तरीका वो है जी। दूसरा तरीका जो ये कहा कि संसद इस पे विचार विनिमय करके सरकार में कोई बिल पेश हो या नया कानून पेश किया जाए, अमेंडमेंट किया जाए, वो रास्ता तो है, पर बुनियादी सवाल वो नहीं है। बुनियादी सवाल ये है कि यदि भारत की जनता के मन में ये अवधारणा बलवती होती जा रही कि हमारी राजनीतिक पार्टियां आपराधिक लोगों के द्वारा लीड की जा रही है या राजनीति का मतलब ही अपराध का पोषण है, तो हमको इस बिंदु पे ज्यादा चिंता होनी चाहिए। एक सांसद या विधायक का कार्यकाल कितना है या नहीं है, या उसको मौका है या नहीं है, उससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि यदि भारत के लोग ये मानने लग गए कि हमारे नेता अपराधी हैं या अपराधियों के कहने पे चलते हैं या अपराधियों से गवर्न होते हैं, उनके हाथों की कठपुतली बन गई, तो ये ज्यादा खतरनाक निश्चित तौर पर बीते सालों में राजनेताओं की छवि बहुत तेजी से गिरी है। जो गिरी, कोई श्रद्धा का विषय नहीं रहा राजनेता, गाली हो गया। और इसके लिए राजनीतिक दलों में जो नेतृत्व है वो दोषी है कि वो ऐसे लोगों को अपनी कमजोरियों के कारण आगे बढ़ने में मदद करते हैं जो चुपचाप उनकी बात माने, बहस न करे। शुरुआत के दौर में भारतीय राजनीति में हर राजनीतिक दल में ऐसे कार्यकर्ता और नेताओं की भरमार हुआ करती थी जो नेतृत्व से भी सीधे सवाल करते थे। आज तो कार्यकर्ता की और नेता की दोनों की बोलती बंद है, पॉलिटिकल डिस्कशन होता ही नहीं है विद इन पार्टी। हाँ या ना में आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ है, तीसरा पक्ष कोई हो ही नहीं सकता। इससे ये नतीजा निकल के आया कि आपराधिक चरित्र के लोग मसल्स और मनी के कारण राजनीति में हावी हो गए। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि बिना राजनीति के लोकतंत्र नहीं हो सकता, राजनीति का होना अपरिहार्य है। और कौन सी राजनीति? जिसको ये लोग राजनीति कह रहे हैं वो राजनीति नहीं है। राजनीति तो वही है कि जो संविधान की भावना है उसको जमीन तक लेके आई है। ऐसा सोचने वाले लोग नेतृत्व में आना चाहिए और जनता को भी उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। जनता जिस तरह की भूमिका आज के काल में निभा रही है वो लोकतांत्रिक नागरिकत्व की भूमिका नहीं है। वो डरती क्यों है? उसको घबराना क्यों चाहिए? सवाल जवाब क्यों करने चाहिए? तो जनता खड़ी तो होती है, जैसे बलात्कार का मामला हुआ या अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, बाबा रामदेव का आंदोलन हुआ, यदा कदा तो जनता को हमने खड़े होते हुए देखा है मैदान में। देखिए ये छोटी छोटी हलचलें हैं, पूरा देश किसी मुद्दे पे खड़ा हो जाए। देखो, भारत की संसद या भारत की कोई भी राजनीतिक दल जनमत के खिलाफ नहीं जा सकती, पर जनमत अपनी भावना को व्यक्त तो करे। अभी जो गुस्सा है जनमत का वो छुटपुट है। जनता कितने अपराधियों से गली मोहल्ले में लड़ने का साहस रखती है? केंद्र और प्रदेश की बात तो छोड़ दीजिए, गली मोहल्ले में उनको भैया दादा पहलवान उस्ताद करके सलाम करने का काम ही तो पढ़े लिखे से लेके गरीब गुरबा तक करता है। उनसे डरती क्यों है? तो जब हम हमारे गली मोहल्ले के अराजक और अपराधी तत्वों का खात्मा सामाजिक सार्वजनिक जीवन से नहीं कर सकते, तो फिर भारतीय राजनीति में कानून के भरोसे या सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के भरोसे शुद्धिकरण कर देंगे, इसको मैं दिवा स्वप्न मानता हूँ। न्यायालय लगातार राजनीतिक मामलों में अपने फैसले सुना रहा है। उत्तर प्रदेश में रैलियों को लेकर उनका फैसला आया है कि जात के आधार पर रैली न निकालें। साउथ में जो चुनाव के समय महंगे महंगे उपहार बढ़ते हैं उस पर कोर्ट ने टिप्पणी की है। कई सारे लगातार भ्रष्टाचार के मामले हुए, कॉमनवेल्थ के मामले हुए, मंत्रियों के जेल जाने के मामले हुए। न्यायालय से लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। तो निश्चित रूप से बढ़ना भी चाहिए, और ये लोगों में भरोसा ही खत्म हो जाएगा जैसे राजनीति से भरोसा खत्म होता जा रहा है या संसद से या सरकार से भरोसा खत्म होता जा रहा है, ऐसा न्यायालय से भी किसी दिन भरोसा खत्म हो जाएगा तो अराजकता आ जाएगी। न्यायालय ये फैसले नहीं दे रहा है, भारत का नागरिक ऐसे सवाल लेके न्यायालय में जाना शुरू हुआ है, इसलिए फैसला आ रहा है। मैं जो कह रहा हूं ना, स्व मोटो नहीं हो रहा। कोई ना कोई, किसी को लगा कि ये जो ब्राह्मण सम्मेलन बहुजन समाज पार्टी कर रही है या सोशलिस्ट पार्टी कर रही है या कायस्थों का हो रहा है या पिछड़ों का हो रहा है, अगड़ों का हो रहा है, जाति आधार पे जो सम्मेलन करके भारत की राजनीति में एक नया दौर आने की कोशिश हुई है, किसी नागरिक को लगा होगा कि ये ठीक है, इसलिए उसने कोर्ट को अप्रोच किया और कोर्ट ने भारत के संविधान की परिधि में उसके इस सवाल को वाजिब पाया, इसलिए उन्होंने ये डायरेक्शन दिया। तो ये एक अच्छा लक्षण है
कि लोग न्यायालय के सामने जा रहे हैं। पर मैं 30-35 साल की वकालत के बाद भी ये कहता हूं कि देश का बदलाव केवल न्यायालय के फैसले से नहीं हो सकता। न्यायालय का फैसला हमको मोटिवेट कर सकता है, मदद कर सकता है, लड़ने की प्रेरणा दे सकता है, पर हमको बदलना पड़ेगा। हम जैसे भ्रष्टाचार की खिलाफत करते हैं तो हमको फिर सच्चाई के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, सदाचार के साथ खड़े रहने की हिम्मत भी जुटानी पड़ेगी। हम यदि काले पैसे को ठीक नहीं मानते हैं तो फिर काला पैसा चाहे धर्मगुरु के पास हो, चाहे पत्रकार के पास हो, चाहे राजनेता के पास हो, चाहे हमारे पास हो, स्वयं खुद के पास भी हो, तो हमको उससे विद्रोह करना सीखना पड़ेगा। अभी हम अपने बारे में तो चुप रह जाते हैं बिल्कुल, और उन लोगों को सिर पे बिठाते हैं। आज आप बताइए कि बड़ा आदमी किसको मानते हैं? आज हिंदुस्तान में बड़ा आदमी किसको माना है? जिसके पास अकूत दौलत हो, कहीं से भी कमाई हो, लूट के हो, बिल्डर्स बन के बनाई हो, काला धन करके किया हो, देश की खदानों को बेच के किया हो, किसी का हक या पूरा का पूरा दोपहर भोजन खा के किया हो, अकूत दौलत है तो हम उसको बड़ा आदमी मानते हैं। जो इन फटे हाल है और इन सब के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखता है, उसके ऊपर हम हंसते हैं। जब उसकी पीठ पे हाथ रखेंगे, उसके साथ खड़े होंगे तो भ्रष्टाचार हटेगा, काला धन हटेगा, और काले धन के साथ खड़े रहेंगे तो ये सोचना मूर्खता है कि हम अपराधों को कम कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजनीति से अपराध को खत्म नहीं करेगा, अपराध करने वाले सांसद या विधायक की सदस्यता को खत्म करेगा। सदस्यता का खत्म होना और अपराध का खत्म होना दो अलग अलग चीजें। भारत की जनता को ठानना पड़ेगा कि यदि भारतीय राजनीति में इन सारी चीजों को, हमको इन बुराइयों को खत्म करना है तो फिर नागरिक तेजस्विता का परिचय हर क्षण उसको देना पड़ेगा, उसके बिना कोई गति नहीं है। एक कानूनी पहलू पे बात करें हम कि निचली अदालत के अधिकांश फैसले जिनका रेट 30% माना जाता है, जिले की अदालत में खारिज हो जाते हैं फैसले, और उसके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाके वो फैसले मुश्किल से 5% टिक पाते हैं। तो इस तरह के जो फैसले सजाओ के आएंगे 2 साल वाली, तो उनका कैसे कन्वेंशन ऊपर की कोर्टों में होगा, कैसे वो टिक पाएंगे, और ऐसे में जो स्थिति बनेगी? देखिए, ये समस्या है, पर समस्या है इसलिए कोई समाधान सोचा ही न जाए, ये बात भी ठीक नहीं है ना। ये समस्याएं तो आएंगी। देश में सांसद विधायक हैं कितने? निर्वाचित लोग ज्यादा नहीं है जी। तो हम उनके भविष्य की चिंता से ज्यादा लोकतंत्र के भविष्य की या नागरिकत्व के भविष्य की चिंता ज्यादा क्यों न करें? यदि देश का लोकतंत्र इस फैसले से उजला होता है और कुछ सांसद विधायकों की सदस्यता खत्म होती है तो किसकी कीमत ज्यादा है? ये सवाल भी उभर के आएगा। सांसद और विधायकों के अधिकारों के पास कोई अधिकार नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता, या उनको कानून की प्रक्रिया का लाभ लेने का हक है या नहीं है ये भी मैं नहीं कहता। जो धारा 8(3) में और 8(4) में जिसको विसंगति माना है उन्होंने कि ये संविधान सम्मत नहीं है, उसमें पहले अपील का प्रावधान था, और उस अपील पीरियड में यदि आपको सस्पेंशन कोर्ट से आपकी सजा के ऊपर मिल गया तो आप आपके पद पे बने रह सकते थे। पर इस धारा के खत्म हो जाने के बाद में वो स्थिति एकदम बदल गई है, जिसको लेके हलचल है कि मैं लाइलाज हो जाऊंगा। तो मैं ऐसा काम करूं ही क्यों? यदि मैं सांसद हूं, मैं विधायक हूं, तो मैं आपराधिक प्रवृत्तियों से मुझे दूर रहना चाहिए। राजनीति में हूं, सार्वजनिक जीवन में हूं, तो मुझे उसकी शुचिता का ख्याल रखना चाहिए। मेरी नैतिक ही नहीं, कानूनी संवैधानिक बाध्यता है। मैं देश को लीड कर रहा हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी को लीड कर रहा हूं, तो मुझे शुचिता के साथ में खड़ा होना चाहिए। कैसे मेरे ऊपर उंगली उठती है, कैसे मेरे ऊपर मुकदमा लगता है, कैसा मेरा आचरण जो है वो पतन की ओर जा रहा है, इसका ध्यान मुझे रखना चाहिए। संभावनाएं दोनों हैं कि सांसद विधायकों के हकों पे कुठाराघात हो गया, संभावना ये भी है कि देश उजला हो सकता है। तो देश के उजले होने की संभावना यदि लोगों को लग रही है इसमें, तो उसमें क्या गलत है? और मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं कि भारत की राजनीति तो हमेशा रहेगी, लोकतांत्रिक राजनीति रहेगी। राजनीति को गाली मत बकिए। राजनेताओं की गलती या किसी आपराधिक जनप्रतिनिधि के कारण समूची राजनीति को गाली मत करिए। बिना राजनीति के देश चल ही नहीं सकता। तो ये थे अनिल त्रिवेदी जी, जिन्होंने विस्तार से बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें 2 पक्ष साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जनता देश की बड़ी प्रसन्न है कि आपराधिक
प्रवृत्ति वाले, आपराधिक चरित्र वाले नेता अब संसद और विधानसभा से बाहर होंगे। उसके ठीक उलट राजनीतिक पार्टियां हैं जो अभी भी चिंतन मनन कर रही है कि इसमें और क्या कुछ संशोधन हो सकता है। निश्चित तौर पर अनिल त्रिवेदी जी ने यह भी कहा है कि देश की जनता को जागने की ज़रूरत है, क्योंकि जो देश जिस दौर से गुजर रहा है उसमें सब कुछ न्यायालय या जनप्रतिनिधियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। तो डीजी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम इप्स एंड बट्स में इतना ही। आप देखते रहिए डीजी न्यूज़।